दोस्तों आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसको हम बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं और प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम जहाँ भी होगा वहाँ बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन को समझना ज़रूरी है क्योंकि सारी अकाउंटिंग की जो बुनियाद है सारी अकाउंटिंग की जो इमारत है वो इसी बुनियाद पे खड़ी हुई है। प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम से हम शुरू करते हैं बात क्योंकि अकाउंटिंग अगर प्रॉपर सिस्टम की शक्ल में नहीं है तो फिर तो अकाउंटिंग हर कोई कर रहा होता है, हर शख्स अपनी जेब की अकाउंटिंग कर रहा होता है, हर कारोबारी अपने कारोबार की अकाउंटिंग किसी न किसी तरह से कर रहा होता है। लेकिन मसला उस वक्त आता है कि जब उस अकाउंटिंग को आप किसी को पेश करना चाहें, किसी को समझाना चाहें, किसी को अपने रिकॉर्ड्स बताना चाहें तो फिर अपने लिखे हुए रिकॉर्ड को अपनी तौर पे ईजाद की हुई अकाउंटिंग सिस्टम को दूसरों को समझाना मुश्किल होता है। टैक्स वाले उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कॉर्पोरेट लॉ वाले, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आप अपनी कंपनी के शेयर्स फ्लोट करवाने जाएँ तो आपकी अपनी लिखी हुई अकाउंटिंग, आपके अपने बनाए हुए उसूलों के मुताबिक जो अकाउंटिंग की हुई है, वो शायद काबिल कबूल ना हो। तो इसलिए दुनिया भर में जिस तरह दूसरे उलूम तरोीज पाते हैं, इसी तरह अकाउंटिंग भी एक फ़न की शक्ल में इस वक़्त दुनिया भर में मौजूद है और उसके अपने कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उसके अपने कुछ कन्वेंशंस हैं और उन कन्वेंशंस को समझते हुए उन कन्वेंशंस को समझने के लिए बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन या बुनियादी अकाउंटिंग मसालात को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत खूबसूरत सिस्टम है। आप देखेंगे आज की इस वीडियो को इंशाल्लाह देखने के बाद और इसके बाद वाली वीडियो भी बड़ी अहम है, दोनों को कोशिश कीजिएगा एक साथ देखें कि ये सिस्टम बड़ा खूबसूरत सिस्टम है और इस सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि इस सिस्टम के अंदर हम हर ट्रांज़ैक्शन को कारोबार की हर एक्टिविटी को 2 जगह पे रिकॉर्ड करते हैं, कम से कम 2 जगह पे रिकॉर्ड करते हैं और ये एक मसावात की शक्ल में रिकॉर्ड होती है और ये मसावात जो है इस बड़े खूबसूरत निज़ाम के अंदर हमेशा बराबर रहती है। इसके अंदर कभी जो है वो बैलेंस इसका आउट नहीं होता। तो आइए इसको समझने की तरफ आगे चलते हैं और इस बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने से पहले 2 बुनियादी उसूलों का समझना ज़रूरी है। एक उसूल है जो हम पहले भी देख चुके हैं जिसको हम मॉनेटरी यूनिट असम्पशन कहते हैं कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड में सिर्फ वही चीज़ दाखिल हो सकती है जो कि जिसको के पैसों से नापा जा सकता है। पहला उसूल और इसके साथ ये उसूल भी वाबस्ता है कि पैसों से नापा जाना काफ़ी नहीं है बल्कि रिसोर्सेज का तबादला भी ज़रूरी है। माली अशिया के तबादला भी होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा था कि सेल का या परचेज़ का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, एग्रीमेंट हो, अगर किसी फ्यूचर डेट के अंदर हम कोई चीज़ सेल या परचेज़ करेंगे तो उसकी अकाउंटिंग नहीं हो सकती, उसको प्रॉपर अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। ऑल्दो उसको कहीं न कहीं तो रिकॉर्ड किया जाएगा, एग्रीमेंट भी साइन होगा लेकिन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो पहला उसूल तो ये है। दूसरा उसूल जो है वो ये है कि कारोबार को कारोबार के मालिकों से एक अलहदा हस्ती जो है वो तस्लीम किया जाना ज़रूरी है। यानी अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम जब कारोबार शुरू करते हैं तो हम अपने आप को, अपनी जेब को अपने कारोबार के हिसाब से अलग कर देते हैं और जो कुछ हिसाब किताब मेंटेन होगा वो सिर्फ कारोबार का हिसाब होगा, बिज़नेस का अकाउंट होगा और बिज़नेस की अकाउंटिंग होगी, उसमें हमारी पर्सनल अकाउंटिंग जो है वो शामिल नहीं होगी। पर्सनल अकाउंटिंग अगर हम कर रहे होंगे बीइंग ओनर तो वो पर्सनल अकाउंटिंग जो है हमारी अलग होगी और बिज़नेस की अकाउंटिंग अलग होगी। इसको इकोनॉमिक एंटिटी असम्पशन, इकोनॉमिक एंटिटी प्रिंसिपल भी कहा जाता है और it requires that activities of the entity be kept separate and distinct from the activities of its owner and all other economic entities. इन अ वे अकाउंटिंग की डेफिनेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड था वो भी इसी उसूल की जो है वो तरफ इशारा कर रहा है कि अकाउंटिंग जब भी होगी वो किसी इदारे की होगी और वो इदारा जो है वो उसके मालिकान से एक जुदागाना तौर पे उसकी उसकी उसका वजूद जो है वो तस्लीम किया जाएगा और ये वजूद 3 किस्मों का हो सकता है जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। ये कारोबारी तौर पे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भी हो सकती है, ये पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, कॉर्पोरेशन भी हो सकती है और इवन अकाउंटिंग तो इसके अलावा एनजीओज़ में भी होती है, ट्रस्ट में भी होती है। तो वो सारी शक्लें जो हैं वो कॉर्पोरेशन की हैं क्योंकि वो किसी न किसी कानून के तहत जो है वो अमल में आती हैं। तो सबसे पहले जो है उमूमन मैं एक जो है एक मकौला जो है वो याद आता है कि औरंगज़ेब आलमगीर ने ये कहा था कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे दोनों हाथ जो है वो कफ़न से बाहर रख देना ताकि पूरी दुनिया ये देख ले कि मैं इस दुनिया में खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूँ। इसी उसूल से हम अकाउंटिंग को शुरू करते हैं कि कारोबार चूँकि खुद जो है वो नहीं बना बल्कि कारोबार को वजूद में कोई लाया है। कारोबार को वजूद में कौन लाया है? जो कारोबार के ओनर्स हैं वो उसको वजूद में लाए हैं और कारोबार एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि कारोबार के अंदर जो कुछ भी है वो कारोबार का अपना नहीं है। जब कारोबार वजूद में आएगा और कारोबार के अंदर जो है कैश भी आएगा, कारोबार के अंदर वो चीज़ें भी आएँगी जिनका तबादला किया जाएगा, कारोबार के अंदर स्टॉक भी होगा, इन्वेंट्री भी होगी, कारोबार के अंदर और बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप किसी भी कारोबार की मिसाल लें तो अगर दुकान आपने खरीदी है तो कारोबार के अंदर प्रॉपर्टी भी होगी,
हो सकता है कारोबार के अंदर फर्नीचर भी हो, कारोबार के अंदर कंप्यूटर और दूसरी लीगल इक्विपमेंट हो, कपड़े का कारोबार है तो उसके अंदर कपड़ा भी होगा। ये सारी चीज़ें जो कारोबार की हैं, ये कारोबार की अपनी नहीं है, क्योंकि कारोबार को एक अलग वजूद तस्लीम किया किया हमने सबसे पहले। तो अब ये हैं तो चीज़ें कारोबार की, लेकिन चूंकि कारोबार शुरू में मौजूद नहीं था, इसको वजूद में लाया गया है, तो ये चीज़ें कारोबार की अपनी नहीं है, बल्कि किसी ने कारोबार को ये चीज़ें प्रोवाइड की हैं। तो इस उसूल के तहत हम बेसिक अकाउंट इक्वेशन ये फ्रेम करते हैं कि हम कहते हैं कि कारोबार के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जब कारोबार वजूद में आएगा तो उनकी तमाम चीज़ों को हम एक तरफ लिखेंगे। उन चीज़ों को हम कहते हैं एसेट्स या रिसोर्सेस। तो स्टार्ट करने के लिए हम जो है इसको कुछ इस तरह से कहते हैं कि कारोबार को जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास कारोबार स्टार्ट होगा कुछ रिसोर्सेज से। तो रिसोर्सेज को मैं आर से लिख रहा हूँ, और ये रिसोर्सेज चूँकि कारोबार खुद वजूद में नहीं आया बल्कि इसको वजूद में लाया गया है, तो ये इस रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ सोर्सेज होंगे, कोई ना कोई इसके ज़राए होंगे जहाँ से आएगा। मिसाल के तौर पे अगर एक कारोबार जो है वो 10 लाख रुपए से शुरू हुआ है, तो हो सकता है 10 लाख रुपए के जो ज़राए हैं वो दो डिफरेंट पार्टनर्स हों, एक ने 5 लाख दिए हों, एक ने 5 लाख दिए हों। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज 10 लाख की हैं और हमारे पास सोर्सेज में भी 10 लाख हैं, लेकिन सोर्सेज में अफजल साहब हैं जिन्होंने 5 लाख दिए हैं और अकबर साहब हैं जिन्होंने 5 लाख दिए हैं। तो हम कहेंगे कि इसके सोर्सेज में 2 लोग मौजूद हैं। तो सोर्सेज को आप तसव्वुर करें कि सोर्सेज वो लोग हैं जिन्होंने कारोबार का सरमाया मुहैया किया है, क्योंकि जो भी कारोबार के अंदर रिसोर्सेज हैं वो किसी भी शक्ल में हो, वो किसी न प्रोवाइड की होंगी, वो हमारी सोर्सेज हैं। इसी तरह हो सकता है किसी ने 20 लाख से कारोबार शुरू किया हो, तो रिसोर्सेज 20 लाख हो, लेकिन सोर्सेज के अंदर 15 लाख का लोन हो बैंक से और 5 लाख रुपए उसने अपना सरमाया लगाया हो, या एक अच्छी सूरत के 15 लाख रुपए उसने अपना सरमाया लगाया हो और 5 लाख रुपए का लोन हो। तो हम ये कहेंगे कि रिसोर्सेज तो 20 लाख की हैं, लेकिन इसमें सोर्सेज जो है वो 5 लाख रुपए जो है वो बैंक के हैं और 15 लाख रुपए जो है वो बंदे के अपने हैं। तो सोर्सेज वो लोग हैं जो इस सरमाए को प्रोवाइड कर रहे हैं। रिसोर्सेज को अकाउंटिंग में हम एसेट्स कहते हैं, तो रिसोर्सेज के लिए हमने एसेट का वर्ड यूज़ किया है। और सोर्सेज जो है मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड हो सकती हैं। सोर्सेज जो है, एक वो सोर्सेज होती हैं जो कारोबार के फ़ायदे और नुकसान को बेयर करती हैं, और एक वो सोर्सेज होती हैं जो कारोबार के फ़ायदे और नुकसान को बेयर नहीं करती। तो यानी कि सोर्सेज वो भी हो सकती हैं जो ओनर प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए हमने इसको कहा कि ओनर इक्विटी, क्योंकि ये कारोबार के फ़ायदे और नुकसान को बेयर करते हैं। कल को कारोबार में फ़ायदा हुआ, रिसोर्सेज 10 लाख रुपए थी लेकिन नफ़े की वजह से 11 लाख हो गई, तो इसका फ़ायदा किसको होगा? इसको ओनर को फ़ायदा होगा। और दूसरी सोर्सेज वो होती हैं जो लायबिलिटीज़ कहलाती हैं, जो कारोबार के नफ़े और नुकसान में शिरकत नहीं करती, बल्कि ये कर्ज़ की शक्ल में इन्होंने कारोबार को सरमाया दिया होता है। छोटी सी मिसाल लेते हैं, बात समझ में आ जाएगी। कि फ़र्ज़ करें हमने 20 लाख से कारोबार शुरू किया, जिसमें 15 लाख रुपए जो है वो हमारी ओनर्स इक्विटी थी, और जो है वो तो 15 लाख रुपए हमारी ओनर्स इक्विटी थी और 5 लाख रुपए जो है वो हमने बैंक से लोन लिया है, या आसानी के लिए है। और हमारी टोटल जो रिसोर्स एसेट्स थे, जो हमने कारोबार जो कैश हमने डाला, ये कुछ चीज़ें लेके डाल दी, वो 20 लाख रुपए थे। तो आप देखें ये इक्वेशन बैलेंस है। फ़र्ज़ करें कल को जो है कारोबार में मुनाफे की वजह से ये 20 लाख रुपए जो है वो 21 लाख रुपए हो जाते हैं। तो अब 21 लाख रुपए में 1 लाख रुपए का फ़ायदा किसको होगा? यानी अगर ये कारोबार इस 21 लाख रुपए पे ख़त्म हो जाए, तो कौन जो है इस 21 लाख रुपए में से कौन कितने पैसे लेगा? तो हम ये कहेंगे कि जो कारोबार अगर थोड़ी देर के लिए सूद को फ़रामोश कर दें, तो इस 21 लाख में से 5 रुपए तो हम कर्ज़ वालों को दे देंगे, क्योंकि उन्होंने तो कारोबार के अंदर कोई शराकत दारी नहीं की, और ओनर इक्विटी को जो है वो 16 लाख रुपए मिल जाएँगे। तो 5 यहाँ मिल जाएँगे और ओनर इक्विटी को जो है वो 16 मिल जाएँगे। तो असल में ओनर इक्विटी को और लायबिलिटी को हमने अलग क्यों किया? क्योंकि लायबिलिटीज़ जो है वो प्रॉफ़िट और लॉस में शेयर नहीं करती, ओनर इक्विटी जो है प्रॉफ़िट एंड लॉस में शेयर करती है। तो इसलिए हमने कहा कि सोर्सेज़ 2 तरह की होती हैं, ओनर की सोर्सेज़ हो सकती हैं या लायबिलिटीज़ हो सकती हैं। इसी तरह इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए अज़्यूम करें कि ये जो है वो अ, हमारी रिसोर्सेज़ जो है वो कम हो जाती हैं, ठीक है? यानी कि 20 लाख के बजाय 19 लाख रह जाती हैं। तो 19 लाख रिसोर्सेज़ ले जाने के बाद हमारी लायबिलिटीज़ तो 5 थी, तो उनको तो 5 लाख रुपए ही हमें देने पड़ेंगे। तो इवेंचुअली इसका नुकसान जो है कौन बेयर करेगा? इसको भी लिख लेते हैं। इसका नुकसान जो है कि अगर हमने 15 लाख यहाँ से शुरू किया था और 5 लाख जो है हमने बैंक से लोन लिया था, और 20 लाख जो है हमारी टोटल एसेट्स थे, टोटल रिसोर्सेज थी, और किसी वजह से लॉस की वजह से ये कम हो गया, हमारा नुकसान हो गया और हमारे पास 19 लाख रुपए रह गए। तो 19 लाख रुपए में से हमें 5 लाख रुपए जो है इनको तो पूरे एज इट इज़ वापस देने पड़ेंगे, और हमारे ओनर के लिए सिर्फ 14 लाख रुपए बच जाएंगे। तो इस ये वजह है कि हम ओनर इक्विटी और जो है वो लाइबिलिटीज़ को अलग अलग हम रखते हैं, उनको साथ नहीं रखते। और ये है
तो इस बुनियादी इक्वेशन को लेके हम आगे चलते हैं, और जब हम आगे चलते हैं तो हमारी इक्वेशन का जो वर्जन बनता है वो वर्जन ये है कि हम कहते हैं कि हमारा एसेट्स जो हैं वो बराबर होंगे लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी के। और ये इक्वेशन बहुत अहम इक्वेशन है। अभी हम अगले 10 मिनट में एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे जिससे इस इक्वेशन की अफादियत का हमें अंदाज़ा होगा। तो हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं कि एक, चूँकि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकन बुक से ये मिसाल ली गई है इसलिए डॉलर में सारी चीज़ें हैं। रे नील, ये कोई साहब है, रे नील डिसाइड्स टू ओपन अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सर्विस व्हिच ही नेम्स सॉफ्टबाइट। On September 1, 2010, he invests $15,000 cash in the business. The effect of this transaction on the basic equation is कि $15,000 से कारोबार शुरू किया। जब कारोबार शुरू किया तो कारोबार की अकाउंटिंग इक्वेशन वजूद में आई, और अकाउंटिंग इक्वेशन वजूद में आई तो अकाउंटिंग इक्वेशन में जब कारोबार शुरू हुआ तो सबसे पहले एसेट्स बढ़ गए। वो एसेट क्या थे? सबसे पहले हमारे पास कैश आया। कैश एक एसेट है क्योंकि वो एक रिसोर्स है, एक चीज़ है जिससे कारोबार किया जाएगा। तो एक तरफ 15,000 रुपये से कैश बढ़े, और इसकी सोर्सेज क्या है? ये 15,000 रुपये कहाँ से आए हैं? ये 15,000 रुपये ओनर्स इक्विटी से आए हैं। तो ओनर्स इक्विटी में हमने कहा कि रे नील जो है उसने कैपिटल प्रोवाइड किया। अगर एक से ज़्यादा ओनर होते तो यहाँ हम दूसरे ओनर का नाम लिख देते, उसने जितना कैपिटल प्रोवाइड किया उसका भी नाम लिख देते। तो इस पहली इक्वेशन ट्रांजेक्शन के बाद हमें इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि कारोबार में इस वक्त टोटल जो चीज़ें हैं वो 15,000 की हैं और वो कैश की शक्ल में मौजूद हैं। और ये 15,000 पे क्लेम किसका है? ये किसने प्रोवाइड की हैं? ये ओनर इक्विटी ने, मिस्टर रे नील जो है ये इसके क्लेमेंट है, ये इसके दावेदार हैं, इन्होंने प्रोवाइड की हैं। तो इस रिसोर्सेज को देखने के दो एंगल है। एक एंगल ये है कि हम ये कहें कि 15,000 किसने प्रोवाइड किए हैं, और दूसरा एंगल ये है कि हम ये कहें कि 15,000 पे दावा किसका है। कल को अगर बिजनेस वाइंड अप होता है तो 15,000 रुपये कौन लेके जाएगा? 15,000 रुपये हमारा ओनर लेके जाएगा। थोड़ा और आगे चलते हैं। अगली ट्रांजैक्शन में हुआ कि सॉफ्टबाइट परचेज्ड कंप्यूटर इक्विपमेंट फॉर $7,000 कैश, कि वो जो 15,000 थे इनमें से 7,000 रुपये में हमने एक इक्विपमेंट खरीद लिया, एक कंप्यूटर खरीद लिया। तो हमारे पास रिसोर्सेज में एक कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर को हम अकाउंटिंग में नॉर्मली इक्विपमेंट के अंदर रखते हैं। तो हमने एक और कॉलम ओपन कर लिया एसेट्स के अंदर कि अब हमारे पास एक नया एसेट आ गया है, एक नई रिसोर्स आ गई है जिसका नाम है इक्विपमेंट, कंप्यूटर, और वो 7,000 रुपये उसमें बढ़ गए। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास कैश में 7,000 रुपये कम भी हुए, क्योंकि हमने नए पैसे नहीं लगाए, ओनर ने कोई नए पैसे इसके लिए नहीं लगाए, बल्कि उसी 15,000 में से 7,000 रुपये से हमने कंप्यूटर खरीदा है। तो हुआ ये कि हमारे पास एक एसेट कम हो गया कैश, और एक एसेट बढ़ गया। तो टोटल एसेट अगर हमारे पास आप देखें इस ट्रांजेक्शन के बाद तो वो 15,000 के हैं। 8,000 का कैश है, 7,000 का इक्विपमेंट है, और अगेन इस 15,000 का दावेदार कौन है? इस 15,000 का दावेदार हमारा ओनर इक्विटी है। तो आप देखें कि इक्वेशन फिर बैलेंस है, मसावात अपनी जगह जो है वो बराबर चल रही है। तीसरी ट्रांजैक्शन, सॉफ्टबाइट परचेज फॉर $1,600 फ्रॉम एक्मी सप्लाई कंपनी कंप्यूटर पेपर एंड अदर सप्लाईज एक्सपेक्टेड टू लास्ट सेवरल मंथ, कि हमने कुछ कंप्यूटर पेपर खरीद लिया और कुछ अदर सप्लाईज खरीद ली, और ये सारा काम ऑन क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ कि ये उधार पे हुआ है काम। तो आई एम सॉरी कि ये थोड़ा सा जो मेरे पास इसके लिए कोई अच्छा राइटिंग टूल नहीं है इस वक्त। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे मिल जाए। तो ये ऑन क्रेडिट है। अमेरिकन बुक्स में नॉर्मली जब लिखा नहीं होता किसी चीज़ के बारे में, पेमेंट के बारे में, तो वो उधार तस्वर किया जाता है। तो अब जब उधार हमारे पास, हमने कुछ कंप्यूटर पेपर खरीद लिया। जब कंप्यूटर पेपर या इस किस्म की स्टेशनरी ली जाती है तो अकाउंटिंग में उसको नॉर्मली एक अकाउंट खोला जाता है, उसके लिए कॉलम बनाया जाता है जिसको ऑफिस सप्लाईज कहा जाता है। तो हमारे पास चूंकि कंप्यूटर पेपर एक और चीज़ आ गई, तो एक और चीज़ के लिए हमने, एक और एसेट आ गया हमारे पास, तो हमने एक नया कॉलम खोला ऑफिस सप्लाईज, और उसमें 1,600 रुपये हमारे पास आ गए। अगर हमने कैश दिया होता तो 1,600 यहाँ से कम हो जाते हैं, लेकिन चूंकि कैश नहीं दिया बल्कि उधार लिया है, इसका मतलब इस 1,600 रुपये पे दावा जो है, ये प्रोवाइड जो किए हैं ये किसी और ने प्रोवाइड किए हैं। ये हमने कर्जे से आए हमारे पास। तो हमने एक लायबिलिटीज़, अकाउंटिंग इक्वेशन का जो तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट था लायबिलिटीज़, अब उसमें भी नंबर आने शुरू हुए, और ये अकाउंट्स पेबल हैं, यानी हमें ये पैसे जो है वो हमने बिजनेस के लिए कुछ चीज़ें खरीदी हैं, उसके अगेंस्ट में हमें ये पैसे देने हैं, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। हुआ ये कि इस ट्रांजेक्शन के बाद हमारे एसेट्स टोटल 16,600 हैं। उन एसेट्स में से 15,000 तो प्रोवाइड किए हैं ओनर ने, और ये जो 1,600 रुपये हैं ये चूँकि हमने उधार लिए हैं तो ये प्रोवाइड किए हैं हमारे हमारे लायबिलिटीज़ के से आए हैं। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इन 16,100 में से 15,000 पे दावा हमारे ओनर का है, और 1,600 पे जो दावा है वो हमारे कर्ज ख्वाहों का है, अकाउंट्स पेबल का है, जिनको हमें पैसे वापस देने हैं। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन आती है कि सॉफ्टबाइट रिसीव्स $1,200 कैश फ्रॉम कस्टमर्स फॉर प्रोग्रामिंग सर्विसेज इट हैज़ प्रोवाइडेड, कि चूँकि एक छोटी सी कंप्यूटर शॉप थी जिसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, तो हमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करके दी, किसी को विंडोज़ इंस्टॉल करके दी, कोई सिस्टम इंस्टॉल करके दिया,
उसके 1200 रुपये चार्ज किए, तो एक तरफ तो हमारे पास कैश बढ़ गया 1200 रुपये, तो हमने एसेट्स में कैश बढ़ा दिया। ये 1200 रुपये कहाँ से आए हैं? क्या किसी से कर्जा लिया होता तो हम लायबिलिटीज़ में बढ़ाते, अगर ओनर ने कैपिटल दिया होता तो हम कैपिटल में बढ़ाते। तो ये ना तो कैपिटल से आए हैं, ना ये कर्ज़ों से आए हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि इन 1200 रुपये पे दावा किसका होगा? ये 1200 रुपये जो कमाए गए हैं कारोबार में, इस पे दावा किसका होगा? तो ज़ाहिर-सी बात है, चूँकि ओनर जो है वो कारोबार कर रहा है, तो इस 1200 रुपये की जो फ़ायदा होगा वो ओनर को मिलेगा, इस पे दावा ओनर का होगा। तो हम ये कहेंगे कि जितनी भी आमदनी के मद में जितने भी एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं, उस पे जो दावा होता है वो ओनर का होता है। तो हमने ओनर्स इक्विटी को बढ़ा दिया 1200 से। लेकिन ओनर्स इक्विटी को हमने कैपिटल में नहीं बढ़ाया, बल्कि हमने एक अलग कॉलम ओपन किया रेवेन्यूज़ की मद में। और ये अकाउंट रेवेन्यूज़ का मतलब होता है कि कारोबारी आमदनी की वजह से हमारे ओनर का दावा बढ़ा है। तो ये 1200 रुपये हमारे पास एक तरफ एसेट आए हैं, बिज़नेस में हमारे पास एक जो है एक एसेट का एक रिसोर्स का इज़ाफ़ा हो गया है, कैश बढ़ गया है। और उस कैश पे दावा किसका है? उस कैश पे दावा ओनर इक्विटी का है। और ओनर इक्विटी का दावा क्यों एस्टेब्लिश हुआ है? ओनर इक्विटी का दावा बिज़नेस की इनकम की वजह से एस्टेब्लिश हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एक ट्रांज़ैक्शन के बाद हमारे पास टोटल एसेट्स जो है वो $17,800 है, जिसमें 9,200 का कैश है, 1,600 की सप्लाइज़ हैं, 7,000 का इक्विपमेंट है। और हमारे पास इसमें से 1600 का दावा जो है वो कर्जख्वाहों का है, और 16,200 का जो दावा है वो हमारे ओनर का है। और ओनर का 16,200 का दावा क्यों है? क्योंकि 15,000 रुपये तो वो अपने घर से लाया था कैपिटल की शक्ल में, और 1200 रुपये कारोबार ने चूँकि कमाए हैं, तो उस पे भी दावा ओनर का है। तो इन दोनों को अलग रखने का फ़ायदा ये है कि हमें ये पता चलता रहे कि ओनर अपने घर से कितने पैसे लाया है, कितना दावा उसके घर से पैसे लाने की वजह से है, और कितना दावा उसका कारोबार की आमदनी की वजह से है। ओके दोस्तों, इस ट्रांज़ैक्शन के बाद अगली ट्रांज़ैक्शन ये है कि सॉफ्टबाय रिसीव्स अ बिल फॉर $250 फ्रॉम द डेली न्यूज़ फॉर एडवर्टाइजिंग बट पोस्टपोन्स पेमेंट अंटिल अ लेटर डेट। हमें एक बिल रिसीव हुआ है, डेली न्यूज़ एक अखबार है, वहाँ से फॉर एडवर्टाइजिंग हमने कोई एडवर्टाइज पब्लिश की है। और बिल उमूमन उस वक्त रिसीव होता है जब आप जो है वो आपका काम हो चुका होता है, आपको चीज़ या सर्विस, गुड्स या सर्विसेज डिलीवर हो चुकी होती हैं। तो बिल रिसीव होने का मतलब ये है कि एडवर्टाइज पब्लिश हो चुकी है। उमूमन अगर कोई जब काम नहीं हुआ, उससे पहले जो बिल मिलता है उसको प्रोफार्मा इनवॉइस कहा जाता है, कि वो एक तरह से फ्यूचर का पोटेंशियल इनवॉइस होता है। तो बिल मिलने का मतलब ये है कि हमारी एडवर्टाइज पब्लिश हो चुकी है, बट पोस्टपोन्स पेमेंट अंटिल अ लेटर डेट, मतलब ये है कि हमने अभी पेमेंट नहीं की, बल्कि हम इसको पेमेंट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूँकि बिल रिसीव हुआ है, सर्विस रिसीव हो चुकी है, तो पेमेंट करना लाज़मी है। और जो पेमेंट होगी तो इसका मतलब हमारे ऊपर एक उधार मौजूद है, एक कर्ज़ा मौजूद है। तो एक तरफ तो हमने इसमें ये किया कि हमने यहाँ कर्ज़ा बढ़ा दिया, अकाउंट्स पेएबल को $250 से बढ़ा दिया। अब ये जो एडवर्टाइजिंग की सर्विस हमने रिसीव की है, और इस सर्विस के रिसीव करने की वजह से हमें जो पैसे देने पड़ेंगे, उसका नुकसान कौन उठाएगा? उसका उसका जिस तरह कारोबार की आमदनी का फ़ायदा जो है वो ओनर को होता है, इसी तरह कारोबार के खर्चों का जो नुकसान है, वो भी ओनर को उठाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब $250 से हमारी कर्ज़े बढ़े हैं, तो और हमारे एसेट्स में कोई चेंज नहीं आया, तो लाज़मन $250 से हमारे ओनर का जो दावा है वो बिज़नेस में कम हो जाएगा। तो हमने एक तरफ $250 से एसेट को बढ़ाया और ओनर की इक्विटी को कम किया। लेकिन चूँकि ये जो पैसे कम हो रहे हैं, ओनर का दावा जो कम हो रहा है, ये दावा कैपिटल में कम नहीं होगा, ये रेवेन्यू में कम नहीं होगा, बल्कि हम इसके लिए एक अलग कॉलम बनाएँगे, एक्सपेंस के नाम से एक अलग अकाउंट बनाएँगे, और हम इसको एक्सपेंस में से जो है माइनस करते हुए दिखाएँगे कि एक्चुअली ये जो ओनर का दावा कम हुआ है, ये एक्सपेंस की बिज़नेस के खर्चों की वज़ह से कम हुआ है। इस एंट्री को हम थोड़ी देर के बाद दोबारा देखेंगे, तो इसकी कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। अगली एंट्री है कि SoftBite receives $3,500 of programming services for customers. The company receives cash of $1,500 from customers and it bills the balance of $2,000 on account. हमने एक कस्टमर को सर्विस करके दी, कोई सर्विस कंप्लीट की, उसके लिए कोई प्रोग्रामिंग सर्विस की, उसको विंडोज़ इंस्टॉल करके दिया, कोई दूसरे प्रोग्राम इंस्टॉल करके दिए, और $3,500 जो है उसमें हमारी जो है बात तय हुई। दो $1,500 हमें इमीडिएटली मिले, और $2,000 जो है वो उधार पे काम हुआ। हमने बिल डिलीवर कर दिया, लेकिन वो हमें मिले नहीं। तो एक तरफ तो हम $1,500 से कैश बढ़ा देंगे, फिर हम ये कहेंगे कि ये जो $2,000 जो है, ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल है। और ये $2,000 जो इस वक्त कस्टमर की जेब में पड़े हुए हैं, ये कस्टमर के नहीं है, बल्कि ये हमारे हैं। लेकिन चूंकि हमें कैश की सूरत में नहीं मिल रही, इसलिए हम कैश को नहीं बढ़ा सकते।
लेकिन वो जो कागज़ पे उसने साइन करके दिया है कि वो हमें $2000 जो है वो 2 दिन बाद या 2 हफ्ते बाद दे देगा, तो दरअसल कागज़ का वो पुर्ज़ा भी जो है हमारे लिए एक एसेट की हैसियत रखता है, हमारे लिए बिज़नेस के लिए एक रिसोर्स की हैसियत रखता है। तो हम ये कहते हैं कि ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल है और ये भी हमारा एक एसेट है। बावजूद ये कि ये एसेट कैश की सूरत में मौजूद नहीं है, लेकिन हमारा दावा है उनके ऊपर, तो इसको हम अपने बिज़नेस के एसेट्स में काउंट करते हैं और हम कहते हैं कि हमारे पास 1500 से कैश बढ़ा, 2000 से अकाउंट रिसीवेबल बढ़ा, तो कुल हमारे पास जो एसेट बढ़े वो ₹3500 से बढ़े। और ये जो एसेट बढ़े, ये कहाँ से आए? ये कर्ज़ों से तो नहीं आए कि हम इसको लायबिलिटीज़ को बढ़ाएँ, बल्कि कारोबार की आमदनी है और कारोबार की आमदनी पे जो दावा होगा वो ओनर का होगा, तो हम ये कहेंगे कि ओनर इक्विटी जो है वो 3500 से बढ़ गई और ओनर इक्विटी जो है वो अब कुल मिला के 15,000 जमा 4,700 जमा 250, तो ये कुल 19,700 जमा 250 19,950 ओनर इक्विटी हो गई, 1,850 कर्ज़े हैं। कुल जो इक्वेशन की दाईं साइड है, राइट हैंड साइड है, वो $21,300 है और हमारे पास इतनी ही अमाउंट के एसेट्स भी मौजूद हैं और मसावात बराबर चल रही है। इसके बाद एंट्री है कि सॉफ्टबाइट पेज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इन कैश फॉर सितंबर: स्टोर्स रेंट $600, सैलरीज $900 एंड यूटिलिटीज $300 $200। तो कुछ खर्चे हमने कारोबार की मद में पे किए, जिसमें 600 900 और 200 कुल $1700 की हमने पेमेंट की। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैश हमारा $1700 से कम हो गया, तो हमने एसेट साइड पे कैश कम किया। इस कैश के कम होने की वजह से, एसेट के कम होने की वजह से किसका दावा कम हुआ? इन एसेट्स पे एसेट्स कम होने की वजह से किसका दावा कम हुआ? ऑफ कोर्स कर्ज़ों का, कर्ज़ ख़्वाहों का दावा कम नहीं हुआ, कर्ज़ों में कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि ओनर का दावा कम हुआ, क्योंकि ये कारोबार के खर्चे हैं। जिस तरह कारोबार की आमदनी से ओनर का दावा बढ़ता है, इस तरह कारोबार के खर्चों से ओनर का दावा कम होता है। तो हमने कहा कि ओनर्स इक्विटी कम हो गई और एक्सपेंसेस में हमने माइनस कर दिया। याद रखिएगा कि एक्सपेंसेस जो है, जिस मॉडल को हम इस वक्त लेके चल रहे हैं, उसमें एक्सपेंसेस बाय डिफ़ॉल्ट फितरी तौर पे एक्सपेंसेस हमेशा माइनस में होंगे। ठीक है, ये 250 भी माइनस में है, चूँकि यहाँ माइनस साइन लगी हुई है। तो $1700 से हमारी लेफ्ट हैंड साइड कम हुई, $1700 से राइट हैंड साइड कम हुई, तो आप देखें कि इन सब एक्सपेंसेस को मिला के इस वक्त सारे एक्सपेंसेस मिला के 1950 हैं। तो 1850 का कैपिटल, 1850 की लायबिलिटीज़ हैं, 15,000 का कैपिटल है, जमा 4,700 की आमदनी है, माइनस 1950, तो ये हमारी तीनों चीज़ें मिला के ओनर्स इक्विटी बनती है। कर्ज़ों और ओनर्स इक्विटी को मिला के हमारे कुल दावे बनते हैं कारोबार के ऊपर 19,600 से हैं। ये बाहर वालों के दावे हैं जिनको हम लायबिलिटीज़ कहते हैं, ये ओनर के दावे हैं और हमारे पास इतनी ही अमाउंट के एसेट्स जो हैं मौजूद हैं। इस एंट्री को बना के देखने के बाद हम उस एंट्री पे दोबारा जाते हैं जिसका मैंने थोड़ी देर पहले आपसे तज़किरा किया था कि 250 का डेली न्यूज़ का बिल हमें रिसीव हुआ था और इस बिल को हमने एक तरफ अकाउंट्स पेबल में रिकॉर्ड किया था और दूसरी तरफ ओनर्स इक्विटी कम की थी। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि ये बिल हमने कैश पे कर दिया होता, उधार ना होता, तो हम क्या करते? हम एक तरफ कैश में से माइनस करते, चूँकि कारोबार का खर्चा है तो कैश कम हो रहा है। तो एक तरफ हम कैश में से माइनस करते और कैश में से माइनस करने की वजह से एसेट्स कम होते, तो किसका दावा कम होता? ओनर का दावा कम होता। हम ओनर्स इक्विटी में से एक्सपेंस में से माइनस करते। लेकिन चूँकि पे नहीं हो रहा, तो जो कैश वाली साइड है वो तो अमल दरामद नहीं हो रही, लेकिन चूँकि हमने सर्विस रिसीव कर ली है तो खर्चा तो वक़ूफ़ पज़ीर हो चुका है। कारोबार में हमने उससे फ़ायदा उठा लिया है। तो हम ये कहते हैं कि एक तरफ हमारा कर्ज़ा बढ़ा और चूँकि एसेट के अंदर कोई चेंज नहीं आया और कर्ज़ा बढ़ा, तो लाज़मन एसेट जो है वो या तो कर्ज़ों से हैं, एसेट पे दावे या तो कर्ज़ ख़्वाहों के हैं, ओनर इक्विटी के हैं। तो एसेट में बगैर किसी तब्दीली के अगर कर्ज़ ख़्वाहों का दावा बढ़ा है, तो लाज़मन ओनर का दावा जो है वो कम हुआ है। तो ये जो डबल एंट्री सिस्टम जिसको हम कहते हैं, ये जो सारा निज़ाम चल रहा है, इसमें खूबसूरती ये है कि इसकी अगर एक साइड हमें क्लियर हो जाए, तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है और अगर आप शुरू से देखते हुए चलें, तो इस सारे सिस्टम के अंदर जो है हर एंट्री कम से कम 2 जगह रिकॉर्ड की गई है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ से कारोबार शुरू हुआ था। आप देखें ये एंट्री 2 जगह रिकॉर्ड की गई। एक तरफ एसेट साइड पे रिकॉर्ड की गई, दूसरी तरफ ओनर्स इक्विटी साइड पे रिकॉर्ड की गई। इसी तरह ये एंट्री भी 2 जगह रिकॉर्ड की गई। बावजूद ये कि ये इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड की गई है। ज़रूरी नहीं है कि इक्वेशन की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों जगह पे रिकॉर्ड हो, लेकिन 2 जगह रिकॉर्ड होने का मतलब ये है कि मसावात बराबर रहेगी। तो आप देखें एसेट 7,000 से कम हो रहे थे और एसेट 7,000 से बढ़ भी रहे थे, तो कुल एसेट्स में कोई चेंज नहीं आया था। इसी तरह हर एंट्री कम से कम 2 जगह रिकॉर्ड होती है, लेकिन बाज़ एंट्रीज़ 3 जगह भी रिकॉर्ड होती है। मिसाल के तौर पे इस एंट्री को आप देखें कि ये 3 जगह रिकॉर्ड हुई है, लेकिन कुल अमाउंट जो है वो माइनस और प्लस का अमाउंट जो है, या इक्वेशन की दोनों तरफ का अमाउंट जो है वो बराबर है। इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3,500 का चेंज आया है, इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे भी 3,500 का चेंज आया है। और हम ट्रांजेक्शन पे थे, इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन पे आते हैं। सॉफ्टबाइट पेज $250 डेली न्यूज़ बिल इन कैश। ये जो जो डेली न्यूज़ का बिल था जो उधार पे काम हुआ था, वो हमने कैश में पे कर दिया। जब कैश में पे कर दिया तो एक तरफ हमारा कैश कम हो गया,
लेकिन ये कोई नया खर्चा नहीं है। अगर ये नया खर्चा होता तो हम कहते कि इस कैश कम होने की वजह से, खर्चे की वजह से ओनर इक्विटी कम हुई। ये खर्चा तो पहले ही ओनर इक्विटी कम होने की शक्ल में रिकॉर्ड हो चुका है। तो एक तरफ कैश कम हुआ है और दूसरी तरफ क्या हमारा कर्जा कम हो गया? बिल्कुल, $2250 जब हमने डेली न्यूज़ को पे किए तो हमारा कर्जा भी कम हो गया। तो दूसरी तरफ हमने कर्जा कम किया, तो इक्वेशन फिर बैलेंस रही कि हमारे पास एक तरफ से कैश कम हुआ, दूसरी तरफ से कर्जा कम हुआ। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन पे आते हैं। सॉफ्टबाइट रिसीव्स $600 इन कैश फ्रॉम कस्टमर्स हु हैड बीन बिल्ड फॉर सर्विसेज इन ट्रांजैक्शन नंबर 6। कि यहाँ ट्रांजैक्शन नंबर 6 में, ये ट्रांजैक्शन नंबर 6 थी, यहाँ पे हमें 1500 रुपये जो है वो फौरी तौर पे मिल गए थे और 2000 रुपये हमने उधार में अकाउंट रिसीवेबल में रिकॉर्ड किए थे। इस 2000 में से 600 रुपये मिल गए। तो 600 रुपये जब यहाँ मिले हैं हमें, तो एक तरफ जो है हम 600 रुपये से कैश को बढ़ा देते हैं। और क्या 600 रुपये मिलने की वजह से अकाउंट रिसीवेबल कम हो गए? बिल्कुल, अकाउंट रिसीवेबल कम हो गए, तो हमने 600 रुपये से अकाउंट रिसीवेबल को कम कर दिया। याद रखिए कि अगर ये कोई नई आमदनी होती तो 600 रुपये कैश बढ़ा के हम रेवेन्यूज़ में 600 रुपये बढ़ा देते, ओनर इक्विटी को बढ़ा देते। लेकिन ये कोई नई आमदनी नहीं है, बल्कि आमदनी पहले ही रिकॉर्ड हो चुकी है। ये वो जो कर्जा हमने दिया हुआ था किसी को, ये वो कर्जे थे जो हमने लिए हुए हैं। ये हमने जो उधार किसी को दिया हुआ था उसमें से रिसीव हो रहा है, तो लाजमन उधार जो है अब कम रह जाएगा। तो 600 रुपये से कैश बढ़ गया और अकाउंट रिसीवेबल 600 रुपये से कम हो गया। आप देखिए मसावात फिर दोनों तरफ बराबर है। और ये इस एक्सरसाइज की आखिरी एंट्री है कि रेनील विदड्रॉस $1300 इन कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर इस पर्सनल यूज़। अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए 1300 रुपये जो है वो कारोबार से निकाल लिए। बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी थी मिसाल के तौर पे, तो 1300 रुपये चूँकि कारोबार से निकाले, तो कारोबार से 1300 रुपये कम हो गए, तो हमने एसेट साइड पे 1300 रुपये कम कर दिए। किसका दावा कम हुआ? चूँकि कारोबार से निकाले हैं, घर ले गया है, तो उसका अपना दावा, ओनर का अपना दावा कारोबार पे अब कम हो गया, कारोबार के एसेट्स पे कम हो गया। तो हमें बहरहाल इसको ओनर्स इक्विटी में से माइनस करना चाहिए। लेकिन ओनर्स इक्विटी में से हम इसको रेवेन्यूज़ में से माइनस इसलिए नहीं करते, इसको एक्सपेंस में से माइनस इसलिए नहीं करते कि ये कारोबार का खर्चा नहीं है। एक्सपेंस की शक्ल में वो चीज़ें माइनस होती हैं जो कारोबार के खर्चे हैं। ये चूँकि इसका पर्सनल खर्चा है, तो टेक्निकली इसको कैपिटल में से माइनस होना चाहिए। यानी 15,000 रुपये वो कैपिटल लाया था घर से, 1300 रुपये वापस ले गया है, तो हमें कैपिटल में से माइनस करना चाहिए। लेकिन हम इसको कैपिटल में से भी माइनस नहीं करते, बल्कि एक नया अकाउंट वो खोलते हैं ड्राइंग्स के नाम से या विथड्रॉल्स के नाम से। कैपिटल वो अमाउंट है जो लमसम, एक बड़ी अमाउंट जो है सरमाए की शक्ल में जो ओनर लाता है, वो हम कैपिटल में रखते हैं। और जो छोटी-छोटी अमाउंट वो मुख्तलिफ दिनों में, मुख्तलिफ हफ्तों में विथड्रॉ करता रहता है, उसके लिए हम एक अलग अकाउंट बना लेते हैं ड्राइंग्स के नाम से, और उसको वहाँ से हम माइनस कर देते हैं ड्राइंग्स में से। तो आप देखें कि इस इक्वेशन, ये ट्रांज़ैक्शन में भी एसेट साइड पे 1300 रुपये कम हुए हैं और हमारी ओनर्स इक्विटी साइड से भी 1300 रुपये कम हुए हैं। इन तमाम ट्रांज़ैक्शन को अगर हम कंबाइन कर लें तो हम देखेंगे कि हमारी एसेट साइड पे तमाम ट्रांज़ैक्शन का कंबाइंड इफ़ेक्ट ये है, जो कि एग्जैक्टली इस इफ़ेक्ट के बराबर है, इसके टोटल्स के बराबर है। हमारे पास 15,000 आए पहले कैपिटल की शक्ल में, फिर हमारे पास 7,000 रुपये से हमने इक्विपमेंट खरीदा, फिर तीसरी ट्रांज़ैक्शन में हमने 1600 रुपये से उधार सप्लाईज़ खरीदी, चौथी ट्रांज़ैक्शन में हमने 1200 रुपये की आमदनी अर्न की, पाँचवीं ट्रांज़ैक्शन में हमने डेली न्यूज़ का बिल रिसीव किया, उसको हमने एक्सपेंस और लायबिलिटीज़ की शक्ल में रिकॉर्ड किया। फिर इसके बाद एक और हमारे पास ट्रांज़ैक्शन हुई जिसमें हमारे पास कैश और अकाउंट रिसीवेबल बढ़ा आमदनी की मद में। फिर हमने कुछ एक्सपेंसेस पे किए, फिर डेली न्यूज़ का बिल पे किया, फिर 600 रुपये हमें जो रिसीवेबल थे उसमें से मिले और आखिर में 1300 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किए। तो इन तमाम ट्रांज़ैक्शन के बाद कैश का टोटल, अकाउंट रिसीवेबल का टोटल, सप्लाईज़ का टोटल, इक्विपमेंट का टोटल, इन सब को मिला के एसेट्स के टोटल जो है हमारे पास 18,050 बन रहे हैं। यानी इतनी बिज़नेस के अंदर हमारी रिसोर्सेज मौजूद हैं। और ये रिसोर्सेज चूँकि बिज़नेस की अपनी नहीं है, तो लाज़मन इन पे किसी न किसी का दावा होगा। तो जो लायबिलिटीज़ का दावा है वो 1600 रुपये है, क्योंकि 1600 रुपये जो है वो हमारा सप्लाईज़ का था, 250 रुपये जो डेली न्यूज़ के थे वो पे हो चुके हैं। तो 1600 रुपये कर्जख्वाहों का दावा है, और बाकी जो दावा है वो सारा का सारा ओनर्स का है। ओनर का जो दावा है उसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। $15,000 वो वहाँ अपने कारोबार में लगाए थे उसने, $1300 निकाल लिए हैं, तो इसको हम माइनस कर देंगे। 4,700 उसने आमदनी की मद में उसका दावा बढ़ा है, और 1950 रुपये खर्चों की मद में उसका दावा कम हुआ है। तो इन चारों को अगर हम मिला लें तो हमारे ओनर का जो है वो दावा बन जाएगा। तो ये हम यहाँ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और इसकी अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस रिकॉर्डिंग के आस्पेक्ट के बाद, इफ़ यू रिकॉल कि हमने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में देखा था डेफिनेशन में कि इट वाज आइडेंटिफाइंग, कि हम पहले समझें कि हो क्या रहा है, तो हमने हर ट्रांजेक्शन पे पहले समझा। देन रिकॉर्डिंग, तो ये सारी रिकॉर्डिंग की शक्ल है। रिकॉर्डिंग की एक पॉसिबल शक्ल है एक्सेल फाइल में, हम एक्सेल के अंदर मुख्तलिफ कॉलम बना के इस तरह से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं अपनी पर्सनल अकाउंटिंग इसी मॉडल पे कर रहा होता हूँ। और तीसरी चीज़ थी, अगर आपको याद हो डेफिनेशन में, वो थी क्या थी? कम्युनिकेटिंग।
तो अब कम्युनिकेटिंग के लिए हम देखेंगे कि इस सारी रिकॉर्ड को हम किस तरह से कम्युनिकेशन की फॉर्म में इसके खुलासे बनाते हैं और खुलासों को किस तरह से हम आगे कम्युनिकेट करते हैं। ये इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखते हैं।